जय माता दी दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था प्रदीप। प्रदीप बहुत ही घमंडी था। जब प्रदीप जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि प्रदीप, अब तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम्हारी शादी कर दी जाए। अपने माता पिता की बात सुनकर प्रदीप ने कहा, ठीक है पिताजी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप चाहते हो कि मैं शादी करूं तो आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी, तभी मैं शादी करूंगा। उसके पिता बोले, कैसी शर्त बेटा? तो प्रदीप ने कहा, पिताजी, हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे रोज 100 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जिस लड़की से भी शादी हो मैं उसको रोज 100 जूते मारूं। सेठ और सेठानी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर घबरा गए कि बिना किसी बात के इसके जूते कोई क्यों खाएगी भला, और ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को रोज बिना किसी बात के पिटवाने के लिए इसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगा। अब सेठ और सेठानी सोचने लगे कि अब इसकी शादी कैसे होगी, भला कौन इसको अपनी बेटी देगा रोज 100 जूते खाने के लिए। पास के एक दूसरे राज्य में एक सेठ की बेटी भी जवान हो गई थी। वो सेठ भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहा था। एक दिन वो उस गांव में आया जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो नगर के किसी बुजुर्ग ने उन्हें प्रदीप के बारे में बता दिया कि फलां सेठ के भी एक जवान लड़का है और वो भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सो सेठ प्रदीप के माता पिता से मिलने के लिए सेठ के घर आया और अपनी बेटी के शादी का प्रस्ताव रखा। सेठ और सेठानी के बोलने से पहले ही प्रदीप ने झट से कह दिया कि देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं रोज 100 जूते मार सकूं। मेरी पत्नी जो बनकर आएगी वो रोज 100 जूते मेरे हाथ से खाएगी। चाहे लड़की की गलती हो या नहीं हो, फिर भी उसको 100 जूते खाने पड़ेंगे। लड़की का बाप ये सब सुनकर हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पिटने के लिए भेजेगा। प्रदीप की इतनी बात सुनकर सेठ वहां से उठकर अपने घर चला गया। अपने घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा, आपने क्या निर्णय लिया? सेठ बोला, निर्णय क्या लेना था, मैंने तो मना कर दिया। बताओ, कौन अपनी बेटी को पिटवाने के लिए भेजेगा किसी के घर? तो सेठानी ने कहा, अच्छा किया आपने जो आपने हाँ नहीं की रिश्ते के लिए। साथ ही कहने लगी कि ऐसी शर्त कौन रखता है भला, रोज बिना किसी बात के 100 जूते मारने की। दोनों की बातों को उनकी बेटी पास में खड़ी होकर सुन रही थी, जिसका नाम था मंजीता। मंजीता पढ़ाई लिखाई में तो होशियार थी ही, दिमाग की भी बहुत तेज थी। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से आकर कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूं जो 100 जूते मारने की बात कर रहा है। जब ये बात उसके माता पिता ने सुनी तो दोनों सुनकर एकदम से हैरान हो गए और बोले, बेटी, तुम ऐसे सनकी से शादी क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 100 जूते मारे? तो मंजीता ने कहा, पिताजी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। लड़के के पिता को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उस सनकी इंसान से शादी करना चाहती है जो रोज इसको 100 जूते मारेगा। पिता ने अपनी बेटी को फिर से समझाने की कोशिश की। अरे पगली, रोज 100 जूते खाकर तो तुम्हारे सर के बाल ही उड़ जाएंगे, खोपड़ी गंजी हो जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारी रोज रोज की पिटाई हमसे ना देखी जाएगी। इसीलिए बेटा, ये विचार अपने मन से त्याग दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर मंजीता बिल्कुल ना मानी। मंजीता बार बार यही कहे, पिताजी, आपको हमारी कसम है, हमारी शादी तो उसी लड़के से करवा दो। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया पर वो ना मानी। दोनों माता पिता फिर से एक बार उस लड़के के घर गए और लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ,
जो तुम कहोगे वो हम तुम्हें सब देंगे। पर तुमने ये क्या अजीब सी शर्त रखी है कि बहू को रोज 100 जूते मारोगे? लड़के ने कहा, देखिए, ना मुझे आपकी एक दमड़ी चाहिए और ना एक ढेला चाहिए दहेज में। बस मेरी शर्त वही रहेगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और जाकर ढूंढो। अब पिता क्या करता? बेटी की तो यही इच्छा थी, उसने ही इस सनकी से शादी करने का निर्णय लिया था। सेठ ने दुखी मन से अपनी बेटी का रिश्ता प्रदीप के साथ पक्का कर दिया। शादी का शुभ मुहूर्त निकला गया और शादी ब्याह की तैयारी शुरू हो गई। शादी का दिन आया। उसी निश्चित समय पर बारात आई और मंजीता का विवाह प्रदीप से संपन्न हो गया। मंजीता दुल्हन बनकर प्रदीप के घर आ गई। शादी में खूब दान दहेज सेठ सेठानी ने अपनी बेटी को दिया, लेकिन उन्हीं को बस मंजीता की ही चिंता सता रही थी कि वो प्रदीप के रोज रोज 100 जूते कैसे खाएगी। बारात वापस घर पहुंची। ससुराल में बारात पहुंचते ही मंजीता का जोरदार स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजरधारी और गले से लगाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद मंजीता की सास ने उसे खाना खिलाया और रात को उसको उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली ही रात मंजीता अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी प्रदीप आया और अपने पैर से जूता नकारकर बोला, अरे वाह जानू, तुम तो बड़े आराम से बिस्तर पर बैठी हो। चलो अब अपना सर आगे करो, मुझे 100 जूते मारने हैं तुम्हें। प्रदीप की बात सुनकर मंजीता ने कहा, मेरे सरताज, 100 जूते तो आप मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको पता है, सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने तुमसे शादी की है। मैं आपके इन 100 जूतों से नहीं डरती। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया तुम्हारे लिए और इतना दान दहेज देकर मेरी शादी की तुमसे। तुम्हारी शर्त को जानने के बाद भी आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक जूता भी नहीं लगाया। अब तुम बताओ मेरे सरताज कि तुम किस अधिकार से मुझे 100 जूते लगाओगे? आपकी कमाई का मैंने अभी तक 1 गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना भी खाया है मैंने, वो भी आपकी कमाई का नहीं था, वो भी आपकी माँ की कमाई का था और आपके पिताजी की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने कुछ भी ना अभी तक इस्तेमाल किया है और ना ही कुछ खाया है। तो बताइए मेरे स्वामी, आप किस अधिकार से मुझ पर 100 जूते लगाओगे? पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ तो सही, कुछ दो तो सही, तभी तो तुम हकदार होते हो 100 जूते लगाने के। लड़का बिल्कुल चुप हो गया और अपने मन में सोचने लगा, बात तो सही कह रहे हैं। अभी तक मेरे पास जो भी है वो सब माता पिता की ही तो कमाई है, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ना तो कोई काम और ना ही कोई कारोबार। प्रदीप को ये बात सुनकर झटका सा लगा और वो अपनी पत्नी के पास से उठकर अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने अपने माता पिता से सारी बात कह सुनाई, लेकिन उसके पिता ने भी उससे यही बात कही, बेटा, बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। देखो, हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा लेंगी और तुम्हें जिंदगी भर किसी काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बेटा, बात तो यही है ना कि तुम्हारी कमाई का कुछ नहीं है। प्रदीप को यह बात चुभ गई और उसने अगले दिन ही व्यापार करने जाने की सोची, क्योंकि असल में उसके पिता एक व्यापारी थे जो पानी के जहाज पर सामान लादकर दूसरे देशों में खरीद और बिक्री करते थे। इसीलिए प्रदीप ने भी यही व्यापार करने की सोची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक पानी का जहाज दो और व्यापार करने के लिए कीमती वस्तुएं दो, थोड़ा सा धन दो। आप देखना, मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा। इतना कहकर प्रदीप ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारियां ली और व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी यानी मंजीता से कहा कि तुम देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा और फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा, एक एक दिन के हिसाब से मैं तुम्हें जूते लगाऊंगा। ये बात सुनते ही मंजीता ने कहा, ठीक है मेरे सरताज, जब आप लौट कर आओगे ना तो मेरा सर आपके सामने झुका हुआ मिलेगा, जितना मर्जी हो जूते लगा लेना। प्रदीप सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल पड़ा। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को भी बड़ा संतोष हो रहा था कि न जाने इस सफर के बाद हमारा बिगड़ा बेटा थोड़ा सुधर जाए। इधर प्रदीप अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर उसने तय कर लिया था। एक बंदरगाह पर उसने रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने लंगर डाल दिया।
जहाज एक तरफ लगाकर जहाज से उतरा और वहां की नगरी का जायजा लेने के लिए थोड़ी दूर चला। अचानक उसने देखा कि सामने से एक आदमी हाथ में लाठी लिए हुए और लाठी के सहारे से चला आ रहा है। जब वो आदमी पास आया और प्रदीप ने देखा कि उसकी एक आंख पर लाल पट्टी लगी हुई है। पट्टी से ये मालूम होता था कि इस आदमी की एक आंख नहीं है। उस एक आंख वाले आदमी ने प्रदीप के पास आते ही कहा, अच्छा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज हैं। प्रदीप बड़ा परेशान कि उस आदमी से वो कभी मिला ही नहीं और वो आदमी कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी आज नहीं आए, जैसे मुझे बरसों से जानता हो। प्रदीप ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जरा खुलकर बताओ। तब वो एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम इसीलिए मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी और उनसे कुछ रुपए ले लिए थे। मैंने उनसे 500 रुपए लिए थे। अब मैंने 500 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आंख चाहिए। लो अपने 500 रुपए और मेरी आंख मुझे वापस कर दो। ये सुनकर प्रदीप बड़ा परेशान हो गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख नहीं थी और ना ही उसके पिता ने उसे किसी आंख के बारे में उसे बताया था। तब उसने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, भाई, इस समय तो मेरे पास कोई आंख नहीं है और ना ही मुझे मेरे पिता ने तुम्हारी आंख के बारे में बताया। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख लेता चला आऊंगा। अभी तुम कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है, अभी तुम मुझे 500 रुपए दे दो, अगली बार जब आओ तो मेरी आंख लेते आना। 500 रुपए प्रदीप से लेकर वो आदमी वहां से रफू चक्कर हो गया। प्रदीप ने सोचा, बला टली, 500 रुपए में ही पीछा छूट गया। पता नहीं जाने कहां से आ गया था। सोचता हुआ प्रदीप नगरी की तरफ चला जा रहा था। नगर द्वार में जैसे ही उसने प्रवेश किया, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता एक पैर वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास पहुंचकर प्रदीप से यही कहा, अच्छा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तुम्हारे पिताजी तो बेटा बड़े तेज निकले। मेरी एक टांग गिरवी रखी हुई है उन्होंने और इस बार तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। पर क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग चाहिए। प्रदीप फिर से अछाछ में पड़ गया। मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मुझे मेरे पिताजी ने तुम्हारी टांग के बारे में बताया है। तब उस लंगड़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे ना, तो मुझे उस समय कुछ रुपयों की जरूरत थी, सो मैंने 500 रुपए में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास 500 रुपए हैं, तुम अपने 500 रुपए ले लो और मुझे मेरी टांग लौटा दो। प्रदीप फिर से बड़ा परेशान, भला ऐसे भी कोई अपनी टांग कटवाकर गिरवी रख सकता है? और उस टांग का पिताजी ने किया क्या होगा? पर उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, इसीलिए उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद सब कुछ मुमकिन है। उसने उस आदमी से भी यही कहा, देखिए, अभी तो मेरे पास कोई टांग नहीं है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर आऊंगा। अभी तुम कुछ रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दो। उस एक टांग वाले आदमी ने प्रदीप से 500 रुपए लिए और कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 500 रुपए दे दो, अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। प्रदीप अब बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बाजार में घूम घूम कर बाजार का जायजा ले रहा था कि वो यहां से क्या खरीद सकता है और क्या बेच सकता है। तभी प्रदीप की नजर बीच बाजार में एक घर के सामने खड़ी औरत पर पड़ी, जो काफी समय से उसे ही देख रही थी। प्रदीप उसे देखकर जैसे बौखला सा गया। औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो देखे वो बस उसकी आंखों में ही डूब जाए। प्रदीप उसकी तरफ देखता रहा तो उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। प्रदीप उसके पास खींचा चला गया, जैसे कोई प्रेम की डोर उसे खींचे चली जा रही हो। जब वो उस औरत के पास पहुंचा तो उसने प्रदीप से पूछा, लगता है तुम यहाँ नए हो? प्रदीप ने हाँ में सर हिलाया। तो उस औरत ने कहा, फिर तो तुम हमारे अतिथि हुए, और हमारे यहाँ पर यह परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि यहाँ आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। उसने प्रदीप से बैठने का इशारा किया और घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो सुंदरी अंदर से आई तो उसके हाथ में एक सोने का गिलास था जो दूध से भरा हुआ था। उसने वह प्रदीप को पीने के लिए दिया। प्रदीप ने भी वहां का रिवाज समझकर पूरा दूध एक ही घूंट में पी लिया, क्योंकि उसे भूख भी लगने लगी थी। प्रदीप ने जैसे ही दूध पीकर गिलास नीचे रखा, तभी वहां पर एक बिल्ली आई। उसने उस गिलास को अपने मुंह में दबाया और प्रदीप के जहाज की तरफ दौड़ पड़ी।
जहाज में घुसकर उस बिल्ली ने सोने के गिलास को जहाज में छिपा दिया और वापस घर लौट आई। प्रदीप इन सब बातों से अनजान था। दूध पीकर वह जैसे ही चलने के लिए उठा तो सुंदर स्त्री ने उससे कहा, जा रहे हो अतिथि? जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। क्या अपने साथ ही लेकर जाओगे क्या? प्रदीप ने अब वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, पर अचरज की बात यह थी कि वहां तो गिलास था ही नहीं। असल में वो सुंदर स्त्री एक ठगनी थी जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगती थी। प्रदीप तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने गिलास यहीं पर रखा था, और वो स्त्री इस बात पर अड़ी रही कि तुमने मेरे गिलास को चुरा लिया है और अपने जहाज पर रखवा दिया है, अपने किसी पालतू जानवर से या अपने किसी साथी से। अब उन दोनों की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। उस स्त्री ने भीड़ इकट्ठी होते ही प्रदीप से कहा, ठीक है, तुम मुझे 50 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ ना कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। प्रदीप बस अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं जब मैंने कोई चोरी की ही नहीं। तभी वहां से कोतवाल गुजरा तो कोतवाल ने सारी बात सुनकर प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया और वहां के राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने भी प्रदीप की एक ना सुनी और प्रदीप का जहाज भी जब्त कर लिया और उसे 6 महीने की सजा भी सुना दी। 6 महीने कारावास में रहने के बाद प्रदीप जब छूटकर बाहर आया तो अब उसके पास कुछ भी नहीं था। खाली हाथ गरीब असहाय की तरह प्रदीप सड़कों पर भटक रहा था कि तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने प्रदीप से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो। तो प्रदीप ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को प्रदीप पर बड़ी दया आई। उसने प्रदीप को सांत्वना देते हुए कहा, भाई ये ठग नगरी है और इसमें जो एक बार फंस जाता है ना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूं। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष भरकर मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। इस तरह से हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे, नहीं तो भूखे पेट यहां पर रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब प्रदीप के सामने कोई रास्ता नहीं था। उसके काफी सोचने के बाद भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके न हाथ में कोई दमड़ी थी न धेला था। इसीलिए उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और औरत का भेष भर के नाचना गाना शुरू कर दिया। उसके नाचते गाते हुए 8 माह ऐसे ही गुजर गए। इधर मंजीता अपने पति का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन 8 माह गुजर जाने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने अपने सास और ससुर से कहा, पिताजी मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं और न ही कोई खबर आई है, न जाने कैसे होंगे मेरे स्वामी। वो बोली, मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूं। साहूकार ने कहा, बहू तुम इतने बड़े संसार में उसे कहां ढूंढोगी, मैं ही उसे ढूंढ कर लाता हूं। तो सुलोचना बोली, नहीं पिताजी, तुम्हारी उम्र हो चली है तो तुम घर पर ही रुको। मेरे पति मेरी वजह से घर से निकले हैं ना, तो मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। बस तुम मुझे 5 पानी के जहाज और कुछ धन दे दो जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर साहूकार ने 5 पानी के जहाज और बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात अपनी बहू को दिए और अपना आशीर्वाद देकर अपनी बहू को बेटे को ढूंढकर लाने की अनुमति दे दी। मंजीता ने मर्दाना भेष भरकर अपने पति को ढूंढने की पूरी तैयारी कर ली और अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर जहाज में बैठकर वहां से चल दी। जाते समय उसके सास ससुर ने उससे कहा, बेटी ना जाओ, हमारे पास हमारे विश्वास पात्र 5 आदमी हैं, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ, और एक कुत्ता जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, उस पालतू कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाओ। अगर कोई बुरा समय आया भी तो ये तुम्हारी सहायता करेगा। मंजीता ने अपने ससुर की बात मानकर वो 5 आदमी और कुत्ता अपने साथ ले लिया। मर्दाने भेष में मंजीता ने यात्रा शुरू कर दी अपने पति को ढूंढने के लिए। 4 दिन तक लगातार यात्रा के बाद जब 5वां दिन आया तो मंजीत को एक नगरी दिखाई दी। उसने अपने जहाज को उस नगरी के बंदरगाह पर रोक दिया। मंजीता ने लंगर डाला और जहाज से नीचे उतरकर नगरी का जायजा लिया। मंजीता ने अपने सैनिकों से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो मेरे पति इसी नगरी में हैं। चलो हम इसी नगरी में उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन तुम सब लोग जहाज में रहकर ही मेरा इंतजार करोगे। मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। अभी मंजीता अपने सैनिकों से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी सामने से एक आंख वाला आदमी मंजीता के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा,
बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक निकले। मंजीता ने उस आदमी को देखा तो उससे पूछा, काका तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ। तो वो एक आंख वाला आदमी बोला, बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे ना, तो मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी, इसीलिए 500 रुपए में मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी। अब चाहे बेटा आए या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी आंख चाहिए। लो अपने 500 रुपए और मेरी आंख मुझे वापस करो। मंजीता ये सब देखकर समझ गई कि हो ना हो ये ठग है, और वो ठग नगरी में पहुंच गई है। हो सकता है मेरा पति भी इन्हीं सब ठगों के बीच में फंसे हुए हों। मंजीता ने कुछ देर सोचा और आंख से इशारा करके अपने साथियों से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही है, जरा ढूंढ कर लाओ, काका को उनकी आंख लगानी है। ये सुनकर उसके साथी जान गए कि मंजीता क्या कहना चाह रही है। उसके साथियों ने कुछ देर ढूंढने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, काका के आंख के मैल की आंख तो हमें नहीं मिल रही है। ये सुनकर मंजीता बोली, अच्छा, आंख नहीं मिल रही तो ऐसा करो, एक चाकू लेकर आओ और काका की ये दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल करके काका की आंख ला कर दो। अब उस एक आंख वाले आदमी ने जब ये सुना तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे नहीं चाहिए कोई आंख वांख। और इतना कहकर उसने दौड़ लगा दी। आदमी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े पर उसका कहीं अता पता ना चला। ये सब देखकर मंजीता के साथियों ने मंजीता से कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, इसीलिए हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। इनका कोई भरोसा नहीं, कहीं आपको कोई चोट ना पहुंचा दें। सुलोचना ने मौके की नजाकत को देखते हुए 2 साथियों को अपने साथ आने के लिए कहा। बाकी 3 साथियों से कहा कि हमारे 4 जहाज हैं, इनकी भी तो रखवाली करनी है, इसीलिए तुम यहीं इसी जहाज में छिपकर बैठो और हमारे पालतू कुत्ते को भी अपने साथ रखना। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को भी जहाज पर ही छिपा दिया और अपने 2 साथियों को साथ लेकर आगे नगरी की तरफ चलना शुरू किया। जब मंजीता नगरी के द्वार पर पहुंची ही थी कि सामने से एक टांग पर लंगड़ाते हुए एक आदमी चलकर उसके पास आया और आते ही उल्हाना देते हुए बोला, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए क्या? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो मैंने अपनी टांग उनके पास 500 रुपए में गिरवी रखी थी। खैर, बेटा हो या बाप, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मेरी टांग मुझे वापस कर दो और अपने 500 रुपए जो मैंने तुम्हारे पिताजी से लिए थे वो ले लो। मंजीता समझ गई कि उसे फिर से ठगने की तैयारी हो रही है, सो उसने नम्र स्वभाव से कहा, काका, हमारे जहाज पर बहुत सारी टांगे लदी हुई है, पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांग गिरवी रख रखी है। अब तुम्हारी टांग कौन सी है ये कैसे पता चले? इसलिए काम करो, अपनी ये दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे कि मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का मेल मिलाकर ले आएं। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि चलो काका की टांग काट लो। ये सुनकर तो काका के होश उड़ गए। वो घबरा गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं रहने दो मेरी माँ, मुझे नहीं चाहिए मेरी टांग, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहकर उस एक टांग वाले आदमी ने एक टांग से ही दौड़ लगा दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। मंजीता पीछे से चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। पर वो आदमी थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। मंजीता और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। मंजीता अब थोड़ा आगे बढ़ी तो वो बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में जाकर उसने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो उसकी नजर घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि जो उसे एक बार देख ले उसकी भूख ही भाग जाए। मंजीता से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से मंजीता को अपने पास बुलाया। मर्दानी भेष के कारण मंजीता उसे एक मर्द नजर आ रही थी। उसके पास पहुंचकर मंजीता ने उससे पूछा, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तब वो सुंदर स्त्री बोली, लगता है तुम परदेसी हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहाँ आता है, हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। अगर ये तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे तुम्हारे इन नरम और कोमल हाथों से।
ये सुनकर वो स्त्री मंजीता को बिठाकर घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भरकर ले आई। मंजीता ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबा लिया और जहाज की तरफ दौड़ने लगी। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, कुत्ते ने देखा बिल्ली जहाज की तरफ चली आ रही है तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर मंजीता के तीनों साथी चौकन्ने हो गए। उन्होंने बिल्ली को लठ मारकर वहां से भगा दिया। अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाए ठगनी के घर में ही आकर छिपकर बैठ गई। दूध पीकर सुलोचना जैसे ही जाने लगी तो ठगनी ने मंजीता से कहा, परदेसी, दूध तो पी लिया, पर मेरा सोने का गिलास तो देते जाओ। क्या मेरे सोने के गिलास को भी साथ ले जाने का इरादा तो नहीं है? मंजीता बोली, मैंने तो इधर ही रखा था दूध पीकर गिलास। जब मंजीता ने चारों तरफ देखा तो गिलास का कोई आता पता ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी ने गिलास को उठा लिया हो वहां से। ये देख उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों देखो, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है। मेरा सोने का एक ही गिलास था जो इस परदेसी ने चुरा लिया है। जब बात बढ़ने लगी तभी कोतवाल के कान में भी ये बात पड़ी। कोतवाल जल्दी से वहां आया और उसने कहा, परदेसी, इस औरत का सोने का गिलास निकालकर इसको दो। मंजीता ने कहा, मैंने दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा था, मेरे पास कोई गिलास नहीं है। इस पर वो ठगनी बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे सोने की 500 मोहरें लूंगी। ठगनी की बात सुनकर कोतवाल जहाज पर पहुंचा और जहाज की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे वहां तो कोई गिलास नहीं मिला। अब मंजीता ने गुस्से में कोतवाल से कहा, तुमने मेरे जहाज की तो तलाशी ले ली, लेकिन अब इसके घर की भी तलाशी लो। हो सकता है इसने गिलास घर में ही छिपा दिया हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। जब कोतवाल ने मंजीत की बात सुनी तो अब उसने ठगनी औरत के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान कोतवाल ने ज्यों ही पलंग के नीचे देखा, ठगनी की बिल्ली उस सोने के गिलास को अपने मुंह में दबाए बैठी है। कोतवाल को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मंजीता उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने पति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर नगर के चौराहे पर पड़ी, जहां पर एक आदमी गाने गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। मंजीता को वो स्त्री जानी पहचानी लग रही थी, जैसे कि पहले उसको कहीं देखा हो। मंजीता ने अपने साथियों को आदेश दिया कि इन दोनों को बुलाकर मेरे पास लाओ। उसके साथी उन दोनों को बुलाकर लेकर आए। मंजीता ने उस आदमी से बात की कि ये स्त्री तुम्हें कहां से मिली? तो उसने कहा, ये स्त्री नहीं है, ये एक पुरुष ही है और वक्त का मारा हुआ है। हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इस तरह का वेश भर के नाच गाना करते हैं। अब मंजीता ने अपने पति को जब नजदीक से देखा तो मंजीत ने अपने पति को पहचान लिया और कहने लगी कि देखो ईश्वर की कैसी विडंबना है। दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन पत्नी पुरुष के वेश में है और पति स्त्री के वेश में है। मंजीता ने तो अपने पति को पहचान लिया था, लेकिन प्रदीप मंजीता को नहीं पहचान पाया। अब मंजीता ने प्रदीप से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकती हूँ। प्रदीप तैयार हो गया। उसने सोचा, चलो इसी बहाने नाचने से तो राहत मिली। मंजीता अपने प्यारे स्वामी को अपने जहाज पर ले आई और अपने साथियों के साथ मिलकर मंजीता ने प्रदीप को अच्छी तरह से नहलाया धुलाया और उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े उसे पहना दिए। अब प्रदीप अपने पुराने भेष में आ गया था। प्रदीप बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अब जाकर जान छूटी है इस नरक भरी जिंदगी से। मंजीता ने प्रदीप से कहा, देखो नौजवान, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है, इसीलिए मैं एक जहाज लेकर बाहर जाऊंगी और तुम मेरे बाकी के 3 जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन बाद लौटकर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगी और अगर मैं 10 दिन बाद लौटकर ना आ पाया तो मेरे तीनों जहाज तुम्हारे हो जाएंगे और साथ ही उसमें रखा सामान भी। तुम्हें जहाज पर खाने पीने की रहने की कोई तकलीफ न होगी। प्रदीप को यह फायदे का सौदा लग रहा था कि अगर ये वापस आता है तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और वापस नहीं आया तो 3 माल से भरे जहाज मिलेंगे। प्रदीप ने झट से हाँ कर दी। अब मंजीता अपने तीनों जहाज की जिम्मेदारी प्रदीप को देकर अपने साथियों के साथ वापस लौट गई
और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। ये सूचना मिलते ही सारे परिवार में खुशियां छा गई। इधर गौरव जहाज में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस तरह से 12 दिन बीत गए और मंजीता जब वापस ना आ पाई तो प्रदीप ने सोचा कि अब सौदागर वापस नहीं आएगा, अब ये तीनों माल से भरे जहाज मेरे हो गए हैं। ये सोचकर उसने लंगर निकाला और जहाज को लेकर अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। 4 दिन का सफर तय करके प्रदीप अपने घर जा पहुंचा। उसके माता पिता को जब ये सूचना मिली कि उनका बेटा वापस आ गया है तो गाजे बाजे लेकर बंदरगाह पर लेकिन घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया था कि मैं इतने दिन घर से दूर रहा, इतने दिन के हिसाब से कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर प्रदीप जूता लेकर मंजीता के पास पहुंचा, लेकिन अब भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ाकर मंजीता से कहा, तुमने और मेरे पिता ने इतना 9 साल में ना कमाया होगा जितना मैं 8 महीने में कमा के लाया हूं। प्रदीप की ये बात सुनकर सुलोचना की हंसी छूट गई। उसे हंसता हुआ देखकर प्रदीप के बदन में जैसे आग लग गई। वो बोला, तुम क्यों हंस रही हो? सर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। मंजीता बोली, जूते तो मैं न खाऊंगी जानू। मंजीता की ये बात सुनकर प्रदीप को अब बड़ा क्रोध आ रहा था। वो क्रोध में बोला, क्यों, तुम अपने वायदे से मुकर रही हो? इस पर मंजीता ने कहा, क्या सच में, क्या वास्तव में ये धन तुम कमा के लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दिया है? ऐसा लगा जैसे ये बात सुनकर तो प्रदीप के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वो मन में सोचने लगा, इसको ये सब कैसे पता चला? थोड़ी देर बाद ही मंजीता ने वो बक्सा खोलकर दिखाया जिसमें प्रदीप के जनाने कपड़े थे और जिन्हें पहनकर प्रदीप चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही प्रदीप शर्म से पानी पानी हो गया। वो आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा तो मंजीता ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। जिसने तुम्हारी मदद की, जिसने तुम्हें 3 जहाज माल के भरे हुए दिए, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। प्रदीप ने जब ये सुना तो उसका घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया और हाथ जोड़कर मंजीता से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि इस बात को यहीं दबा दो भाग्यवान, मेरी लाल पीली, मेरी गुलाबो। प्रदीप मंजीता को अब मीठी मीठी बातों से लुभा रहा था। वो बोला कि ये बात तुम किसी और को मत बताना कि मैं इस तरह की किसी मुसीबत में फंसा था। मंजीता ने हंसते हुए कहा, तो 100 जूते नहीं मारेंगे जनाब। प्रदीप की अब सारी अकड़ निकल चुकी थी। वो हाथ जोड़कर बोला, नाना भाग्यवान, चाहो तो तुम मुझे रोज 100 जूते मार लिया करना, पर इस राज को राज ही रहने दो, किसी के सामने मेरी पोल मत खोलना। अब मंजीता और प्रदीप बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो देखा दोस्तों, सूझबूझ और समझदारी से मंजीता ने कितनी बड़ी मुसीबत को भी पार कर लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें और हां दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना साथ, अपना सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह बनाए रखें। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखना और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।